आर्टिकल 32 ऑफ नून शहादत ऑर्डर डील करता है ऐसी पार्टीज के एडमिशन के बारे में जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है। एक ऐसा शख्स जो कि पार्टी टू द सूट तो नहीं है लेकिन उसकी लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है पार्टी टू द सूट ऑफ जो है उसकी लायबिलिटी। अगर थर्ड पर्सन की लायबिलिटी प्रूव हो जाएगी तो उसकी बुनियाद पे जो पार्टी टू द सूट है एक शख्स, उसकी लायबिलिटी भी प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट जो अपनी लायबिलिटी के बारे में दे रहा है, वो एडमिशन दे रहा है, वो एडमिशन उस एडमिशन की वजह से उस थर्ड पार्टी की लायबिलिटी प्रूव हो रही है। तो ये थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट पार्टी टू द सूट के खिलाफ भी एज एडमिशन एडमिसिबल होगी, क्योंकि उसकी वजह से पार्टी टू द सूट की लायबिलिटी भी प्रूव हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि ए को बी ने मुलाजमत पे रखा, उसको अपना एजेंट मुकर्रर किया टू कलेक्ट रेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ बी। अब बाद में बी ए के खिलाफ सूट फाइल करता है कि ए के जुम्मे था सी से रेंट कलेक्ट करना, लेकिन ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। सी उसमें अपनी डिफेंस प्ली ये लेता है कि सी बी का टेनेंट ही नहीं था, उसने बी का कोई रेंट नहीं देना था, लिहाजा ए की तरफ से उससे सी से रेंट कलेक्ट करने का कोई जवाज नहीं बनता था। अब इसमें सी की ये स्टेटमेंट कि वो बी का किराएदार था और उसने बी का रेंट पे करना था, लेकिन ए ने उससे आके रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब ये स्टेटमेंट एक तरफ तो सी की लायबिलिटी को स्टैब्लिश कर रही है कि सी जो है ए का बी का टेनेंट है और उसने उसका रेंट देना है, और इस लायबिलिटी के स्टैब्लिश होने से ए की लायबिलिटी भी स्टैब्लिश हो रही है कि उसने सी से रेंट कलेक्ट करना था, जो कि उसने नहीं किया। तो यहाँ पे सी की जो स्टेटमेंट है वो ना सिर्फ सी तो पार्टी टू द सूट नहीं है, लेकिन उसकी ये स्टेटमेंट ए के खिलाफ एज एडमिशन एक्सेप्टेबल होगी इन द कोर्ट। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ के देखते हैं। Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit or admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position is subject to such liability। हाँ, इसमें यह भी लाजमी है उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल होने के लिए कि जब थर्ड पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी उस वक्त वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती हो। इट मींस कि जब वो सी ये स्टेटमेंट दे रहा है उस वक्त सी बी का किराएदार हो, तो उस वक्त उसकी जो स्टेटमेंट दी गई कि मैं बी का किराएदार हूं, मैंने इसका किराया देना है, ये स्टेटमेंट ए के खिलाफ एज एडमिशन कोड में एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि इससे सी की लायबिलिटी की बुनियाद पर ए की लायबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 33 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। अगर पार्टी टू सूट वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ एक्सप्रेसली रेफर करते हैं कि उससे इंफॉर्मेशन ले ली जाए या उसकी ओपिनियन ले ली जाए, तो थर्ड पर्सन की जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिशन अगेंस्ट द पार्टी हु इज रेफरिंग। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को एक घोड़ा जो है सेल आउट किया, बी कहता है घोड़ा अनसाउंड माइंड है, ए कहता है कि जाओ तुम सी से पूछ लो, वो एक्सपर्ट है, वो तुम्हें बताएगा कि घोड़ा साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। अब अगर सी ये ओपिनियन राय दे देता है, सी ये स्टेटमेंट दे देता है कि ये घोड़ा अनसाउंड माइंड है, तो ये ए ने चूंकि सी की तरफ रेफर किया था, तो सी की ये स्टेटमेंट ए के खिलाफ एज एडमिशन कोर्ट में एडमिसिबल होगी। एक्सक्यूज मी। इसके बाद आर्टिकल 34 है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्संस मेकिंग देम एंड बायर ऑन देयर बिहाफ। जनरल प्रिंसिपल तो यह है कि जब कोई पार्टी स्टेटमेंट देती है तो उसकी स्टेटमेंट उसके खिलाफ एज एडमिशन प्रूफ की जा सकती है, लेकिन कोई पार्टी अपनी स्टेटमेंट खुद अपनी फेवर में एज एडमिशन प्रूफ नहीं कर सकती। लेकिन इस आर्टिकल 34 में इसकी एक्सेप्शन भी दी गई है, जहां पे किसी पार्टी की स्टेटमेंट खुद उसके अपने फेवर में भी वो इस्तेमाल की जा सकती है। जनरल प्रिंसिपल वो ये है एडमिशन आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, कि जो लोग एडमिशन कर रहे हैं वो उनके खिलाफ रेलेवेंट है और उनके खिलाफ प्रूफ किए जा सकते हैं, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by the representative in interest except in the following cases। लेकिन जो शख्स एडमिशंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो खुद अपनी फेवर में उसको या उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट उसको यूज नहीं कर सकते। अब इसकी एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं?
नंबर 1 सब आर्टिकल 1 है इसका, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्संस अंडर आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं इसको आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आर्टिकल 46 डील करता है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ हियर से एविडेंस। लॉ का जनरल प्रिंसिपल यह है हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। आर्टिकल 46 उसकी एक्सेप्शन है, वहां पे आर्टिकल 46 के मुताबिक अगर कोई शख्स वो उसकी डेथ हो जाए या अनसाउंड माइंड हो जाए या वो लापता हो जाए, ही कैन नॉट बी फाउंड, उसकी स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 46 कोर्ट में पेश की जा सकती है एज हियर से एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है कि एक शख्स मरते हुए बयान दे जाता है कि उसको ए ने मर्डर किया है, अब बी की तो डेथ हो गई, अब उसकी स्टेटमेंट वो खुद कोर्ट में आके ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों की मौजूदगी में उसने ये स्टेटमेंट दी थी वो बी की ये स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करेंगे कि मरते हुए बी ने ये बयान दिया था। तो